नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बातें कानून में। साथियों, बातें कानून की जो एप्लीकेशन हमने बनाया है, मतलब ये जो हमने चैनल बनाया है, इसका मेन उद्देश्य क्या है कि आपको इजी लैंग्वेज में लॉ से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को समझाना, उनका एक्सप्लेनेशन अच्छे से करना, ताकि आपको आपके एग्ज़ाम में, या अगर आप प्रैक्टिस करने जाते हैं किसी कोर्ट में, या आप एक लॉयर हैं, जो भी हैं, अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं और अच्छे से कानून के बारे में समझना चाहते हैं, तो आपको एकदम इजी और सरल लैंग्वेज में हम लॉ की हर एक बात को समझाएंगे इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आज हम लोग ने जो टॉपिक चूज किया है, वो हमारी जो आईपीसी, जो पुरानी वाली आईपीसी थी, इंडियन पिनल कोड, उसके स्थान जो 2023 में नया परिवर्तन होकर कानून बन के आया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट, यानी कि जिसमें जिसमें के जो एक ऐसा कानून जिसमें सारे क्राइम्स के बारे में, सारे ऑफेंस के बारे में और उनके पनिशमेंट के बारे में दिया गया हुआ है, जो कि एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या जो भी लॉ के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो उस टॉपिक की बात करने वाले हैं हम आज। भारतीय न्याय संहिता, जो पहले इंडियन पिनल कोड यानी जो भारतीय दंड संहिता के नाम से थी, उसका नाम परिवर्तन करके भारतीय न्याय संहिता 2023 कर दिया गया, जो कि 1 जुलाई 2024 यानी कि 1 जुलाई 2024 से जो कि अब लागू हो चुका है। और इस नए कानून में हम बात करने वाले हैं एक ऐसा प्रोविज़न जिसके बारे में जो चैप्टर 3 हमारा है, जो कि जनरल एक्सेप्शन की बात करता है। जनरल एक्सेप्शन क्या होता है कि सामान्यतः किसी भी अपराध के लिए कानून में क्या है, सज़ा का प्रावधान है, लेकिन जनरल एक्सेप्शन आपको कुछ ऐसे, मतलब आपको एक तरह से राइट देता है जहाँ पे आपको किसी क्राइम से मुक्त कर दिया जाता है। यानी कि जो पहले हमारी जो इंडियन पीनल कोड है, जो हमारी आईपीसी थी, जिसमें सेक्शन 76 से लेकर 106 यानी 76 से लेकर 106 तक जो भी जनरल एक्सेप्शन की बातें की गई थी, वो हमारी नई बुक यानी भारतीय न्याय संहिता में धारा 14 से लेकर 44 तक, जिसमें से जो 2 पार्ट में है, जैसे कि 76 में 2 पार्ट था, जैसे 76 से लेके आपका 95 तक जो था वो जनरल एक्सेप्शन था, और 96 से 106 वो भी एक्सेप्शन का ही पार्ट था, बट वो प्राइवेट डिफेंस के अंदर एक डील होता था। उसी प्रकार से इसमें भी सेक्शन 14 से लेकर 44 तक 2 पार्ट में डिवाइड है। तो आज हम लोग कुछ 14 से 44 के कुछ मतलब स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में हम केवल 2 मतलब 3 या 4 सेक्शन के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं, और आपको एकदम ईजी लैंग्वेज में समझाने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना, अच्छे से वॉच करना, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज जो इस 3-4 सेक्शन में आपको पढ़ाऊँगा, एकदम सिंपल और इजी लैंग्वेज में, और वो आपको एकदम रट जाएगा और आप कभी भूलेंगे नहीं। पहले से अगर आपने आईपीसी पढ़ा हुआ है फिर भी कोई दिक्कत नहीं, तो आप नए सेक्शन के बारे में जान जाएंगे। अगर आपने आईपीसी नहीं पढ़ा हुआ है और आप नए लॉ ग्रेजुएट हैं, या अभी लॉ की बस पढ़ाई स्टार्ट किए हैं, और या आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो उसमें तो आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है। तो हम आज बात करने वाले हैं सेक्शन 14 से लेकर 44 तक, जो हमारा जनरल एक्सेप्शन, जो पहले 76 से 6 तक था, परिवर्तन हो चुका है लॉ की। तो आइए हम लोग देखते हैं, एक एक करके हम आपको सेक्शन के बारे में बताएंगे, और उससे रिलेटेड को भी इंपॉर्टेंट केस वगैरह जो भी होगा, हम आपको उसका नाम बता देंगे, आप उसको भी पढ़ सकते हैं, और हम उसको केस में फैक्ट के बारे में हम आपको समझा देंगे, ताकि आपको परेशानी नहीं होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सबसे हमारा जो पहला सेक्शन है वो है सेक्शन 14, जिसमें कहा गया है कि एक्ट डन बाय ए पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। यानी कि इसका मतलब आप इस सेक्शन को देखिए, एक्ट डन बाय ए पर्सन यानी कि कोई कार्य जो किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया है, वो अपने आप से क्या है, बाउंड है, या मिस्टेक ऑफ, मतलब कोई काम किसी व्यक्ति को सौंपा गया है, जिसमें वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से वो अपने आप को ऐसा समझ रहा है कि वो ऐसा काम करने के लिए लॉ के द्वारा बाउंड है। यानी कि यहाँ पे आप इस सेक्शन को, जो पहले सेक्शन 76 था, 76 था, अब नई जो बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 14 जो है, वो अब हो गया है। तो इसको आप सिंपल वे में अगर आप याद करना चाहते हैं, तो इसको आप याद सकते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यानी कि तथ्य की भूल। यानी कि अगर आप इसको सबसे साधारण भाषा में करना चाहते हैं, तो आप इस सेक्शन को ऐसे याद रखते हैं कि तथ्य की भूल क्षम्य है और विधि की नहीं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जिसको कि वो अपने आप को मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से अपने आप को ऐसा समझता है कि वो ये ऐसा करने के लिए लॉ के द्वारा बाउंड है, तो उसकी जो उस और वो कोई कार्य करते हुए कोई भूल कायद कर देता है, तो उसके लिए उसको सज़ा नहीं दी जाएगी। आप एक एग्जांपल समझिए, जैसे इसमें लिखा हुआ है नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई बात अपराध नहीं है, विच इज़ डन बाय ए पर्सन, जो किसी व्यक्ति के द्वारा की जाती है, हु इज और हु बाई रीजन ऑफ ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट। यानी कि जो व्यक्ति, रीजन क्या है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से वो अपने, और गुड फेथ में वो अपने आप को बिलीव करता है कि वो इस चीज़ को मतलब करने के लिए बाउंड है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आप इसका, हम आपको इलस्ट्रेशन दिखाते हैं, तब आप समझ जाएंगे।
इलस्ट्रेशन लिखा हुआ है, ए सोल्जर फायर्स ऑन मॉब, यानी कि कोई जो एक सिपाही होता है वो भीड़ के ऊपर क्या करता है, गोली चलाता है। लेकिन वो गोली क्यों चला रहा है, क्योंकि पूरा पढ़ेंगे तो आप देखा है सुपीरियर ऑफिस, मतलब कि उसका जो सुपीरियर ऑफिसर है उसके आदेश पे वो किसी भीड़ पर अगर फायरिंग कर देता है और उस भीड़ में अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है तो उसको उसके लिए सज़ा नहीं देगी। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि कोई भी जो नीचे रैंक का ऑफिसर होता है वो अपने सुपीरियर के ऑर्डर को मानने के लिए बाउंड होता है, और ये लॉ के द्वारा बाउंड होता है, यानी इसमें उसको बस फॉलो करना है। जो आपको कमांडर यानी कि सुपीरियर ऑफिसर ने कोई आदेश दिया उसको आपको मानना ही पड़ेगा। इसका एक और हम आपको सिंपल एग्जांपल देते हैं, जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप एक क्या हैं, अगर मान लीजिए आप एक सब इंस्पेक्टर हैं कि आप एक दरोगा हैं और आपको किसी व्यक्ति को, मान लीजिए आप ए हैं, आप क्या हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, आपको बी को अरेस्ट करने जाना है, यानी कि बी को गिरफ्तारी का वारंट आपके पास है। आप जाते हैं मतलब बी के घर पहुंचते हैं या बी वहाँ नहीं मिलता है, आप किसी से पूछते हैं कि भाई बी कौन है, कोई बताता है कि वो भैया बी हैं। आप उसके बाद जो है तो आप उसके घर जाते हो, उसका आधार देखते हो, यानी कि आप सब कुछ जांच करते हो। और आप गए थे बी को अरेस्ट करने, लेकिन आपने जो वहाँ लोगों से पूछताछ की, उसके घर गए, उसका आधार देखा, उसमें सी को बी दर्शाया गया था, और आप गए थे बी को अरेस्ट करने, लेकिन आपने ड्यू केयर इंटेंशन सब कुछ गुड फेथ में जांच करते हो बी के स्थान पर आपने सी को अरेस्ट कर लिया, तो इसके लिए आपको पनिश नहीं किया जाएगा। यानी कि आपने गुड फेथ में अगर काम किया, यानी कि आपने अच्छे से जांच की है, उसका एड्रेस सही आप लिख गए हैं, लोगों से पूछा है, और आप गलती से अगर उसको उठा लिया तो बी आपके खिलाफ कोर्ट में ये नहीं कह सकता है कि इसने मतलब कि मुझे अरेस्ट कर लिया है जबकि इसका अरेस्ट वारंट हमारा नहीं था। तो आप दूसरा एक इसमें और इलस्ट्रेशन दिया हुआ कि एन ऑफिसर ऑफ कोर्ट बीइंग ऑर्डर बाई ए कोर्ट अरेस्ट बाई, ये वही जो अभी हमने आपको समझाया वही था सेम, कि आप गए थे अरेस्ट करने लेकिन आप रेडियो के जाके गलत आदमी को गुड फेथ में विश्वास करते हुए आपने उसको अरेस्ट कर लिया, तो आपको इसके लिए पनिश नहीं किया जाएगा। यानी कि आपके पास पावर है, मतलब कि पावर क्या कहिए इसको, आप ये कह सकते हैं कि एक आपका रेमेडी है कि आप अगर ड्यू के काम कर रहे हैं, इंटेंशन से आप काम कर रहे हैं और मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से आप हो जाती है। लेकिन वहीं अगर आप एक मतलब कि राज्य के कानून के अगर आप एक अथॉराइज पुलिस वाले नहीं हैं, यानी कि आपके पास कोई अरेस्ट वारंट नहीं है, आप ऐसे ही मनमाना तरीके जाते हैं, ना तो आपके पास अरेस्ट वारंट है ना तो किसी ने आपको अरेस्ट किया, आप गए बी को अरेस्ट कर चले गए, तो इसके लिए आपको पनिश किया, क्योंकि अगर आपके पास वारंट नहीं है या कोई, तो मान लीजिए वारंट के लिए तो अगर संज्ञेय मामला है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर असंज्ञेय यानी कि नॉन कॉलेजेबल ऑफेंस है तो बिना आप प्रायर परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट, यानी कि बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर सकते हो। तो मुझे यानी कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात अब आप समझ गए होंगे। तो अब हम आइए बढ़ते हैं आगे अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, जो है हमारा सेक्शन 15। सेक्शन 15 जो कि पहले पुराने जो धाराएं थी उसमें सेक्शन 77 हुआ करता था। तो हम बात करते हैं सेक्शन 15 भारतीय न्याय संहिता, जिसमें लिखा है एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशरी, यानी कि न्यायिकता का कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य। जब कोई भी न्यायाधीश अपने न्यायिक कार्य को करते हुए कोई ऑर्डर देता है या कुछ भी करता है तो आप जज, कोई भी जो ऑफिसर ऑफ कोर्ट यानी कि जज बैठा हुआ है उसके अगेंस्ट आप कोई भी वाद नहीं ला सकते, यानी कि आप उसके खिलाफ सूट जो है वो दायर नहीं कर सकते हैं कोर्ट में। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने की, वो जो जज है, आप वो जो जज है वो उसके पास ऑथराइज है वो लीगल काम करने के लिए, यानी कि वो ऑफिसर के रूप में नियुक्त है और वो काम कर रहा है जज के रूप में। तब अगर उसने कोई आदेश दिया है या किसी व्यक्ति को पनिश किया, मान लो किसी को मृत्युदंड दे दिया, तो आप कहोगे कि हमको ये मृत्युदंड दिया, ऐसा आप नहीं कर सकते क्योंकि उसका पावर है, आपके पास रेमेडी है कि आप अपील में जाएं जो करें, लेकिन आप उसके खिलाफ वाद नहीं ला सकते क्योंकि उसके पास पावर है ऑर्डर करने की, पनिश करने की। लेकिन ये तो बहुत ही सिंपल सा सेक्शन है, इसमें आप हेडिंग भी याद रखें, काम न्यायिकता कार्य करते हुए न्यायाधीश एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो हम आप लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो है कि सेक्शन 16। सेक्शन 16 ये पहले जो था वो पहले आईपीसी का सेक्शन कौन सा था, तो सेक्शन ये था 76, 77, 78। ये कौन सा सेक्शन था, तो 77 ऑफ आईपीसी का 77 और बीएनएस का सेक्शन आपका हो गया सेक्शन 16। तो हम इस वीडियो में हम ज़्यादा तक आपको पुराने सेक्शन क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि पुराने सेक्शन का आने वाले समय में बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि अगर अभी आपको अब नए सेक्शन याद करने, इसलिए हमने पुराने को मेंशन भी नहीं किया, बस हम आपको जानकारी के बता दें, क्योंकि अगर पहले से आप आईपीसी पढ़े हुए हैं तो आपके दिमाग में सेक्शन बना होगा, इसलिए हम आपको रिलेट करने के लिए बता रहे हैं। बाकी आपको याद रखना है यही कि भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 16 अगर आप आएगा तो आप यही याद रखेंगे, एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट, यानी कि कोई व्यक्ति जिसको कि कोर्ट ने ऑथराइज किया, यानी कि कोर्ट ने किसी व्यक्ति को ऑथराइज किया कि आप इस पर्सन को अरेस्ट कर लीजिए या इस पर्सन को गिरफ्तार कर लीजिए, या कोई व्यक्ति कोर्ट का ऑर्डर पे काम कर रहा है तो वो उसके लिए पनिश नहीं होगा, क्योंकि तो कोर्ट के पास पावर होती है, जो नहीं कोई पुलिस वाला है किसी व्यक्ति को
मतलब अरेस्ट करने जाएगा। इसका हम आपको एक सबसे सिंपल एग्जांपल बता देते हैं। जैसे कि आप जल्लाद जानते होंगे, जल्लाद जो कि जल्लाद कौन होता है? तो जल्लाद जो क्या बताते हैं कि जो फांसी की सज़ा होती है, तो जो आपके गले में कपड़ा लगाता है, रस्सी लगाता है और खींचता है, मतलब कोई भी जो मुजरिम होता है जिसको कोर्ट ने और सज़ा दे दी, मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सज़ा दी, मतलब फाइनली उसको सज़ा देने की, अगर वो अपील में भी गया फिर उसकी मतलब अलाउ नहीं हुई है और मतलब फाइनली उसको अब हो गया जज देना है, तो जो जल्लाद जो होता है वो फाइनली उसको जो मतलब कपड़ा लगाता है तो मतलब उसकी सहायता है। जल्लाद का काम क्या होता है? किसी व्यक्ति को फांसी देना, और वो कोर्ट के आदेश पे काम कर रहा है। तो कोई व्यक्ति जल्लाद के खिलाफ हो केस ला लो, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसलिए ये सब जनरल एक्सेप्शन हैं, क्योंकि आप उस फाइनली किसी न किसी को मार ही रहा है, किसी की मृत्यु है, लेकिन वो किसके वो जो काम कर रहा है वो एक्ट डन परसुएंट द जजमेंट और ऑर्डर, क्योंकि वो कोर्ट के जजमेंट और ऑर्डर पे काम कर रहा है, कोर्ट का आदेश है उसको, तब वो ऐसा कर रहा है, अपने मन से नहीं ऐसा नहीं। अगर किसी अपने मान लो बिना कोर्ट के ऑर्डर को किसी को गोली मार देगा, किसी को फांसी लगा देगा, तब उसको पनिश किया जाएगा, आप उसके खिलाफ केस ला सकते हो। बट वो अगर कोर्ट के ऑर्डर पे काम कर रहा है तो आप उसके खिलाफ कोई केस नहीं ला सकते हो। तो आप अगर सिंपल से देखिए तो सेक्शन 14 हमने पढ़ा, सेक्शन 14 में क्या था? तथ्य के भूल क्षम्य है, विधि की नहीं, यानी कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट के साथ कोई काम कर रहे हैं जिसमें आप बिलीव कर रहे हैं कि आप बाउंड बाई लॉ हैं, तो आपको कोई पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। दूसरा हमने पढ़ा न्यायिकता का कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य, यानी कि न्यायाधीश यानी कि एक्ट ऑफ जज एक्टिंग जुडिशियल, यानी कि कोई भी जज जो कि अपने न्यायिक कार्यों को करते हुए किसी भी कोई आप जज के खिलाफ वाद नहीं रखते हो। तीसरा हमने पढ़ा अगर कोई व्यक्ति है जिसको कोर्ट ने आदेश दिया, कोर्ट के आदेश से किसी काम को कर रहा है, तब उसके खिलाफ भी आप कोई वाद नहीं ला सकते हो। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन 17। सेक्शन 17 क्या है? 17 एक्ट डन अ पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ, यानी कि देखिए फाइनली जितने भी हमारे देश में कानून बने, जो भी लॉ है, IPC CRPC जो भी एविडेंस यानी कि जो भी नए भी आ चुके हैं, इनका मूल उद्देश्य क्या है? मेन इनका जो पर्पज़ है वो क्या है कि जो सोसाइटी या समाज में जो भी घटना हो रही, क्राइम्स हो रहे हैं, इनको क्या करना? प्रोहिबिट करना। और इसमें लिखा हुआ है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एनी पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ का मतलब होता है कि लॉ आपको परमिट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं, ठीक, और आप देखते हैं, एक सिंपल सा एग्जाम्पल समझिए एकदम, जैसे आप मान लीजिए आप हम लिखिए, मान लीजिए ये ए है, ये B है और ये C है, मान लो ये A आप हैं, C आप क्या देखते हैं कि जो A है, A के पास तलवार है और ये सामने B खड़ा हुआ है, मतलब B सामने खड़ा है, A पीछे से B के मतलब A तलवार लेके B की तरफ पीछे की ओर से आगे बढ़ रहा है, और आप C हैं, आप यहाँ से देख रहे हैं कि A B को मारने जा रहा है। आप दूर से आपको लगा, आपने देखा कि हाँ A तलवार लेके B की तरफ बढ़ रहा है, और आप B को बचाने के उद्देश्य से, यानी कि आप चाहते हैं कि A B की हत्या ना कर पाए, यानी B को हार्म ना पहुंचा पाए, आप तेज़ी से आगे बढ़ते हैं और एक कोई आप मान लीजिए डंडा लेते हैं, कोई रॉड लेते हैं और आप A के हाथ पे वार कर देते हैं उसी डंडे से, जिससे उसकी तलवार उसके हाथ से छूट जाती है और आपकी इस चोट से A के हाथ की में मान लो कुछ फ्रैक्चर हो जाता है या उसके हाथ की थोड़ी बहुत डैमेज होता है, हड्डी टूट जाती है। तो इसके लिए आपने जो वार किया है, तो इसके लिए आप जस्टिफाई बाई लॉ हैं, क्योंकि आपका यहाँ पे इंटेंशन B को बचाना था, क्योंकि आपने देखा A तलवार लेके B की ओर बढ़ रहा है, तो इसके लिए आपको सज़ा नहीं दी जाएगी, यानी कि आपने कोई ऑफेंस नहीं किया है, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट था, आपका उद्देश्य जो था वो B को बचाना था, यानी कि किसी एक बड़े क्राइम को आप रोकना चाहते थे, आप एक क्राइम को बचाना चाहते थे, इसलिए आपने ये काम किया था, तो इसलिए आपको कोई भी सज़ा नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो हम लोगों ने ये देख लिया, और अब हम देखते हैं अगला नेक्स्ट सेक्शन कौन सा है। आइए नेक्स्ट सेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। 17 ये तो आपको समझ आ जाएगा ना कि जस्टिफाइड का मतलब होता है कि लॉ ने परमिट दिया, हर व्यक्ति के पास ये जस्टिफाइड है कि कोई व्यक्ति जो है वो क्या कर सकता है कि कोई व्यक्ति लॉ मतलब कि क्राइम को प्रोहिबिट करने के लिए एक्ट कर सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 17 तक हम लोगों ने समझ लिया, यानी कि जस्टिफाइड का मतलब हमने आपको बता दिया कि आप किसी भी हो रहे या आपके सामने कोई घटना हो रही, कोई अपराध हो रहा है, अगर आप मान लीजिए कोई व्यक्ति चोरी करने वाला है, तो आपने उसको रोकने के लिए, क्योंकि चोरी रोकना फाइनली सभी मतलब कि अगर आपने किसी मान लो आप घर को चोरी करने वाला है और आप उसको पकड़ के थोड़ा मतलब चोरी को रोकने के लिए आपने उसको पीट दिया या उसको पकड़ लिए और आप उसको थाने में ले जाकर पुलिस वालों को दिए, तो इन सब के लिए आपको पनिश नहीं किया जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला कौन सा सेक्शन आएगा इसके बाद है सेक्शन
ये देखो इसमें कुछ इलस्ट्रेशन हम आपको सेक्शन 17 में लिखा ए सी जेड कमिट्स व्हाट पर्सन, वही जो हमने भी आपको बताया कि ए देखता है कि बी मर्डर करने वाला है, मतलब ए देखता है जेड को। तो आप इलस्ट्रेशन वही जो हमने भी आपको समझाया सेम वही है, बस इसमें ए जेड लिखा हुआ, हमने आपको ए बी सी ये सब बता दिया था। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट सेक्शन हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन 18 एक इंसिडेंट इन डूइंग लॉफुल एक्ट, यानी कि विधिपूर्ण कार्य में दुर्घटना। विधिपूर्ण कार्य में दुर्घटना का क्या मतलब होता है हम लोग समझेंगे। विधिपूर्ण कार्य में दुर्घटना, ये इसके लिए हम सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, विधिपूर्ण कार्य क्या होता है पहले ये जानें। विधिपूर्ण कार्य क्या होता है कि जिसको कि लॉ ने परमिट कर रखा है जो कार्य करने के लिए, और आप उस कार्य को कर रहे हैं और उस कार्य को करने में कोई दुर्घटना घट जाती है। विधिपूर्ण, आइए नेक्स्ट सेक्शन को बढ़ते हैं। विधिपूर्ण कार्य में दुर्घटना। विधिपूर्ण कार्य में दुर्घटना मतलब होता है इंसिडेंट इन डूइंग लॉफुल एक्ट। तो सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है कि विधिपूर्ण कार्य का होता है। ठीक है, विधिपूर्ण कार्य का मतलब होता है कि जो कार्य करने के लिए आप लॉ के द्वारा ऑथराइज यानी कि परमिट है जिसके लिए, तो इसको हम लोग विधिपूर्ण कार्य में जो दुर्घटना हो जाती है तब इसमें आपको बचाव तभी मिल सकता है। यानी कि देखिए सीधा पहली लाइन में जो लिखा रहता है नथिंग इज एन ऑफेंस। ये बहुत ही ज़रूरी लाइन है, नथिंग इज एन ऑफेंस। जो आप देख रहे हैं कि ये कोई बात अपराध है ही नहीं है, अगर आप कर भी देते हैं तो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, ये चीज़ आपको देखना है। तो आइए समझते हैं इसके बारे में। तो विधि, मान लीजिए अब हम आपको एक सबसे अच्छा इलस्ट्रेशन से आपको समझाते हैं विधिपूर्ण कार्य में दुर्घटना क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा समझिए, ये मान लीजिए ए है, ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं, मान लो बी हो गया और ये सी हो गया। यहाँ पे एक पेड़ है, ठीक है, समझिए, मान लीजिए ट्री है, ये ट्री क्या है, सूखा ट्री है, और ए इस पेड़ पे चढ़ के लकड़ी काट रहा है, पेड़ पे चढ़ा हुआ है और ये लकड़ी, सूखी लकड़ियाँ काट रहा है। ए मान लीजिए लकड़ियों को काट रहा है और बी यहीं पे खेल रहा है, बी यहीं पे खेल रहा है। और होता क्या है कि ए के जो जो जिस कुल्हाड़ी से वो सूखी लकड़ियों को काट रहा है उसका जो फाल होता है, यानी कि जो लोहे वाला हिस्सा जो होता है कुल्हाड़ी का, वो टूट कर उछल जाता है, और उछल के क्या होता है, बी के ऊपर गिरता है और बी की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, मान लीजिए कि ये 200 मीटर दूर, ये सी जो है मान लीजिए 100-200 मीटर दूर इससे खेल रहा है। अब देखिए वहीं ए लकड़ी काट रहा है, लकड़ी का फॉल टूटता है, टूट के कहाँ जाता है, यहाँ पे बैठा हुआ सी को लग जाता है, और सी के मान लीजिए सी का सर फूट जाता है। अब देखिए, अब इसमें आपको क्या लग रहा है, ए को बचाव ए में मिलना, मतलब बी की मृत्यु में ए को मतलब बचाव मिलेगा कि सी की मृत्यु में। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि ये जो विधिपूर्ण कार्य में घटना है, कार्य तो ठीक है, सूखी लकड़ी काट रहा है, सूखी लकड़ी पेड़ से काटना कोई अपराध नहीं है, हरा पेड़ तो काट नहीं रहा था। तो यानी कि इसमें 2-3 आप वो समझिए पहले इसके जो आवश्यक तत्व हैं। पहला आवश्यक तत्व इसका सबसे ज़रूरी क्या है कि जो कार्य कर रहा है वो कार्य कैसा होना चाहिए, कार्य जो है वो लीगल होना चाहिए, यानी कि विधिपूर्ण कार्य होना चाहिए। विधिपूर्ण का मतलब होता है लीगल काम करना चाहिए, और युक्त सावधानी और सतर्कता, यानी कि रीजनेबल उसने सावधानी बरती हो उस कार्य को, कोई दुर्घटना या दुर्भाग्य घटित हो जाए और रीजनेबल कार्य करते हुए कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तब उसको बचाव मिलेगा। तो आपको जो हमने अभी इलस्ट्रेशन हम समझाया आपको कि ए यहाँ पे कार्य कर रहा था, ए यहाँ पे था और यहीं पेड़ था, बी यहाँ खेल रहा था, सी यहाँ था। तो जब बी यहीं खेल रहा है और यहीं ए चढ़ के लकड़ी काट रहा है, तो ये क्या ड्यू केयर में काम कर रहा है, यानी कि ये युक्त सावधानी बरती है, तो नहीं बरती। इसका रीज़न समझिए, क्योंकि आप यहीं पेड़ पे लकड़ी काट रहे हो, नीचे अगर व्यक्ति खेल रहा है, साधारण सी बात है, कुछ भी घटना हो सकती है, लकड़ी गिर सकती है, कुल्हाड़ी गिर सकती है, मर सकता है। तो इस जो बी में उसको बचाव नहीं मिलेगा। अगर बी को चोट आई है तो उसके लिए ए को पनिश किया जाएगा, लेकिन जो कि सी है, सी 200-300 मीटर दूर खड़ा हुआ है, तो ये क्या है, अप्रत्याशित घटना है। इतना कोई व्यक्ति सोच, मान लीजिए आप पेड़ चढ़ रहे हैं, आप ऐसे सोचें कि हमारी लकड़ी का फॉल टूट जाएगा, 200 मीटर दूर कोई खड़ा है, उसको लग जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो यहाँ पे जो दूर वाला यानी सी वाले में ए को कोई सजा नहीं मिलेगी, नहीं कि ए को बचाव मिलेगा। क्योंकि अगर जो जस्ट पेड़ के नीचे बी खेल रहा है उसको चोट लगती है, उसके लिए ए को पनिश किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको अब ये सेक्शन अच्छे समझ होते हैं। विधिपूर्ण कार्य में होता मतलब कि जो कार्य है आपका लॉफुल होना चाहिए, ठीक है। इसमें बढ़िए हेडिंग बढ़िए करता, नथिंग इज एन हैपन विच इज डन, ध्यान देखिए, विच इज डन बाई इंसिडेंट यानी कि दुर्घटना, मिसफॉर्चून का मतलब होता है दुर्भाग्य, एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, यानी कि कोई क्रिमिनल इंटेंशन आपका ना चाहिए, और नॉलेज इन द डूइंग अ लॉफुल
एक्ट इन लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स विथ प्रॉपर केयर एंड कॉशन। ये सारी की सारी चीज़ें प्रूव होगी तभी आपको बचाव मिलेगा। अगर इसमें से एक भी चीज़ आपने गलती की है और ये आपका इंटेंशन किसी को चोट पहुंचाना था तो उसके लिए आपको बचाव नहीं मिलेगा। आप एक चीज़ समझिए, जितने भी हमारे इस चैप्टर 3 में जो भी जनरल एक्सेप्शन है, इसमें मेन चीज़ क्या है पता है? मेन चीज़ होता है ड्यू केयर एंड इंटेंशन, गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब होता है कि आपका माइंड किसी पर गिल्टी माइंड ना हो जाए कि आपका कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन किसी को चोट पहुंचाने का, किसी को हार्म करने का नहीं चाहिए। बचाव तभी मिलेगा जब आपका इंटेंशन किसी को बचाना हो या किसी मतलब हो रहे क्राइम या किसी बड़े क्राइम को रोकना हो, या आप समझ रहे हैं ना हमारी बात। तो इस तरह के लिए बचाव मिलेगा। इसलिए ये जो हमारा जनरल एक्सेप्शन वाला पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बचाव इसमें दिया गया और कोई भी ऑफेंस होता है तो इसमें बचाव जहाँ दिया होता है तो वही सबसे बड़ा हथियार होता है, चाहे वो कोर्ट में वकीलों के लिए हो या जो भी कोर्ट की प्रोसेस चलती है तो उसमें जो डिफेंस काउंसिल होता है वो अधिकतर इन्हीं सब चीज़ों को प्रूव करता है कि इनकी मतलब जो भी हो न्यायालय जो बहस करता है तो बताता है कि हमारे क्लाइंट का जो इंटेंशन किसी को हार्म पहुंचाता है। इसलिए आप जनरल एक्सेप्शन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो हमने क्या क्या पढ़ा, आइए शॉर्ट में आपको रीजन कर देते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा सेक्शन 14, सेक्शन ए। आइए हम रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या हमने आज जाना। सबसे पहले हमने सेक्शन 14 पढ़ा, 15 पढ़ा, 16 पढ़ा, 17 पढ़ा और 18 पढ़ा। तेजी से कॉल करिए क्या क्या हमने क्या था। 14 में क्या था? 14 में क्या था? मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यानी कि तथ्य के भूल क्षम्य है विधि की नहीं। ठीक है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हमने पढ़ा। 15 में हमने क्या पढ़ा? तो 15 में हमने जो पढ़ा वो पढ़ा कि कोई भी एक्ट ऑफ जज इन एक्टिंग जुडिशरी, यानी कि न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य। उसके बाद 16 हमने क्या पढ़ा कि कोई व्यक्ति जो कि न्यायालय के निर्णय में कोई कार्य कर रहा है। जब हमने आपको एग्जांपल दिया जैसे जल्लाद है तो वो हमने बताया कि न्यायालय के निर्णय या आदेश से कोई काम कर रहा है तब वो क्या है? अपराध नहीं है। और इसके बाद 17 में हमने क्या पढ़ा कि विधि द्वारा न्यायानुमत, यानी कि जस्टिफाइड बाई। ठीक है, 14 में क्या है? 14 में जो है मिस्टेक क्या है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से वो अपने आप को जस्टिफाई समझ लेकिन यहाँ पे जस्टिफाई लॉ की मतलब कि लॉ के प्रेजेंट में अपने आप को जस्टिफाई समझते हुए कोई कार्य कर रहा है उसके लिए बचा हुआ है। फिर अभी हमने 18 में क्या पढ़ा? विधिपूर्ण कार्य यानी एक्सीडेंट डूइंग लॉफुल एक्ट। 14 क्या है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट। 15 क्या है? 15 क्या है? 15 क्या है? एक्ट ऑफ जज एक्टिंग जुडिशली। 16 क्या है? यानी कि एक्ट डन इन परसेंट ऑफ जजमेंट और ऑर्डर ऑफ, यानी कि न्यायालय के निर्णय आदेश में किया हुआ कार्य। उसके बाद क्या है? 17 क्या है? 17 में क्या है कि जो अपने आप को जस्टिफाइड बाई लॉ वाला कॉन्सेप्ट है, विधि द्वारा न्यायानुमत। उसके बाद 18 में हमें 18 में क्या है कि विधिपूर्ण कार्य में दुर्घटना। तो आशा करते हैं आपको ये चारों जो हमने भी आपको पढ़ाए ये आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अच्छे समझ में आ गए हैं तो आप इसको मतलब कि रिकॉल कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, आपको ये याद हो जाएगा। इसके थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, इसके जो भी कंपोनेंट वगैरह, यानी कि आप कोई भी सेक्शन पढ़िए तो उसमें जो भी उसके जो जितने भी आवश्यक तत्व होते हैं उनको ध्यान से पढ़ा करिए, क्योंकि आवश्यक तत्व से ही सारा खेल होता है। जितने आवश्यक तत्व सारे फुलफिल होंगे तभी आपको बचाव मिलेगा, अन्यथा बचाव नहीं मिलेगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट हम अगले वीडियो में आपको सेक्शन 19 से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम सारे जनरल एक सेक्शन को एक एक करके आपको समझाएंगे।